अगेन वेलकम टू विक्रम विजय सर क्लासेस। मैं माफी चाहूंगा, लास्ट जो है मैं 2-3 दिन से जो है बिजनेस स्टडी क्लास आपको नहीं दे पाया। आज हम अपनी बिजनेस स्टडी क्लास को जहां हमने लास्ट टाइम क्लास को ओवर किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड बिफोर दैट मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द टारगेट एटसेट पीजीटी कॉमर्स 2020। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप ये जो लिंक हमने गिवन किया है @commerce_विक्रम सिंघल, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यू कैन redirect it to the telegram channel and you can find out there so many notes, helping notes which will be helpful to you crack the @PGT Commerce 2020। चलिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से हमने 2 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल से, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म्स। हम लोग प्रिंसिपल्स पर थे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म्स। थोड़ा सा रिकैप करते हुए, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने पढ़ लिया था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और ब्रीफ अगर मैं कहूँ तो ये हमें ये बताता है कि हमें हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद जो बेस्ट हो मेथड उनमें उस चीज को हमें सिलेक्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसके बारे में हमने बात की थी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों जो है उनके बीच में एक मेंटल रिलेशन होना चाहिए और ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि वो दोनों फील करें दे आर मेड फॉर ईच अदर, दे कैन नॉट बी सर्वाइव टू विदाउट ईच अदर। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म्स, जो कि हमें डिस्कस करना था। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म्स का मतलब है कि अकेले अकेले नहीं हमें कुछ करना, हमें साथ मिलकर करना है, कोऑपरेशन के साथ करना है। अकेले नॉट इंडिविजुअलिज्म, अकेले अकेले हम ये ना सोचे कि ये सिर्फ मेरा ही काम है, मैं ही करूंगा, बाकी जो है कोऑपरेशन किसी के साथ हम ना करें, ऐसा ये प्रिंसिपल हमें बताने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं क्या है ये। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म्स। ये प्रिंसिपल हमें स्पष्ट करता है कि कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, सहयोग होना चाहिए एक दूसरे का, ना कि वो अपने अपने में रहे कि मैं बस मैं और मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक प्रकार से कोऑपरेशन होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल, जो एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि एक हार्मनी और नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, जो कि हमने इससे पहले प्रिंसिपल पढ़ा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब है उसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप है। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो कंपटीशन है वो खत्म होना चाहिए और उससे उसके अगेंस्ट कोऑपरेशन की भावना लोगों में आनी चाहिए, वर्कर्स और मैनेजमेंट में आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल division of work and responsibility between workers and the management. The management should work almost side by side with the workers, helping, increasing and smoothing the way for them. और मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो साइड बाय साइड जो है अपने वर्कर्स की हेल्प करे, उनको मोटिवेट करे और उनके काम को आसान बनाने की कोशिश करे। For all the important decisions taken by the management, workers should be taken into confidence. Workers को भी involved किया जाना चाहिए and the management should be open to any constructive suggestions made by the employees and suitably reward them. और अगर किसी प्रकार का कोई एम्प्लॉई हमें जो है कंस्ट्रक्टिव सजेशन देता है जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़े या जिससे हमारी कॉस्ट घटे, तो हम अपने एम्प्लॉइज को हमें क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड भी देना चाहिए, उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए बाय गिविंग सम मॉनेटरी और नो मॉनेटरी बेनिफिट्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अगर इस प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो इसका ये प्रिंसिपल हमें 3 बेसिक बातों पर डिपेंड करवाता, जो है ना डिस्कस करवाता है हमसे 3 बातें। पहला, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज व्हिच कुड बी बिल्ट इन द राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉइज सिलेक्शन। सेकंड, the work assigned to the employees should suit their capabilities। ये काम जो है ये क्या करता है, एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली जो है ना उनको मतलब उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न, ये प्रिंसिपल किससे संबंधित है, ये संबंधित है कि एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी से रिलेटेड, कि जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि कौन व्यक्ति जो ना एफिशिएंट है, कौन एफिशिएंट नहीं है। दूसरा, ये बताता है कि हमें काम जो है वर्कर्स के
एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, और अगर जरूरत पड़े तो उनको उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मैं समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए उनको। एफिशिएंट एम्प्लॉइज वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर, ये कहता है कि जो एम्प्लॉइज यदि एफिशिएंट होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और ज्यादा से ज्यादा कमाएगा। दिस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ द कंपनीज एंड द वर्कर्स, और इस प्रकार से ये प्रिंसिपल मदद करेगा एम्प्लॉइज को उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक काम करने में, उनको सफलता महसूस करने, सफलता प्राप्त करने में, और कंपनी और जो वर्कर हैं उन दोनों के उनके इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स व्हिच आर गिवन बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन। तो उन्होंने जो टेक्निक दी वो कुछ इस प्रकार से है। पहली टेक्निक है माफी चाहूंगा, पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। Functional foremanship is a technique which aims to improve the quality of supervision at shop floor. What do you mean by shop floor? Shop floor is basically a lower level. Lower level. लोअर लेवल पर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके सुपरविजन, उनके अगेंस्ट सुपरविजन को ये बढ़ावा देता है, सुपरविजन की क्वालिटी को ये बढ़ावा देता है। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है फंक्शनल फोरमैनशिप, जो टेक्निक है, बेसिकली इट इज द एक्सटेंशन ऑफ unity of command. Taylor identified a list of qualities of good foreman and a supervisor. Since all the qualities could not be found in a single person, so Taylor proposed 8 specialists. Taylor के अकॉर्डिंग टेलर ये मानते हैं कि एक जो है ना अच्छा सुपरवाइजर और एक अच्छा फोरमैन होना चाहिए, उसकी अलग अलग क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन उनका मानना ये था कि सारी क्वालिटीज एक पर्सन में नहीं मिल सकती, इसलिए उन्होंने इस टेक्निक के दौरान 8 स्पेशलिस्ट को जो है ना अपॉइंट किया। इन दिस टेक्निक प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन, और इस टेक्निक में प्लानिंग फंक्शन को एग्जीक्यूशन फंक्शन से बिल्कुल टोटली डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया। इन इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। ये जो बेसिकली किसका एक्सटेंशन था? डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन का। सॉरी बाय मिस्टेक में जो है गलत बोल गए यहाँ पर। इट इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, इट इज एक्सटेंशन ऑफ principle of division of work and specialization. Taylor suggested 4 foremen for planning and 4 foremen for execution. The 4 foremen of planning and their role: instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, disciplinarian. These are the 4 persons under the planning function। और फंक्शनल फोरमैनशिप में जो हमने काम को 2 पार्ट्स में बांटा, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, उनके दौरान जो प्लानिंग में 4 स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए गए, वो कौन कौन अपॉइंट किए गए? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी क्लर्क। इसको हम याद कर सकते हैं द शॉर्ट फॉर्म DIRT, डर्ट। डर्ट से हम ये याद रख सकते हैं डर्ट इन पी, डर्ट इन पी। तो डर्ट इन पी का मतलब है प्लानिंग में गंदगी। प्लानिंग में गंदगी का मतलब है ये 4 जो है पार्टिकुलरली हमारे वर्ड हैं, पहला अक्सर मैंने उठाया है, इसे हम याद रख सकते हैं। D फॉर डिसिप्लिनियर, I फॉर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, R फॉर रूट क्लर्क, T फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है? टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स। रूट क्लर्क क्या करता है? टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है? टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। एंड डिसिप्लिन क्या करता है? टू इंश्योर डिसिप्लिन। यानी कि एक फंक्शनल फॉर्मेशिप टेक्निक के दौरान जब हमने काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में, तो प्लानिंग में हमने 4 स्पेशलिस्ट अपॉइंट कर दिए जिनका पार्टिकुलरली वर्क दे दिया गया कि इनको ये काम करना है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन क्लर्क इंस्ट्रक्शंस देगा वर्कर्स को, रूट क्लर्क उनका पाथ डिसाइड करेगा किस तरीके से, किस मेथड से वो काम करेंगे, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क उनकी कॉस्ट शीट तैयार करेगा, एंड डिसिप्लिनरी उनके अगेंस्ट सुपरविजन का काम करेगा ताकि वो डिसिप्लिन में रहें। And under the execution function, the 4 specialists are speed boss, gang boss, repair boss, and inspector. And we also can learn these 4 specialists with the name of Sir G. SIRG. Sir G in E. Sir G in E. E means education. तो Sir G in E means education. यहाँ याद करने के लिए हमने ये रखा है। S का मतलब है स्पीड बोस, I का मतलब है इंस्पेक्टर, R का मतलब है रिपेयर बॉस,
और जी का मतलब है गैंग बॉस। तो दीज आर द 4 स्पेशलिस्ट अंडर द एग्जीक्यूशन फंक्शन। व्हाट दे विल डू? फर्स्ट वन, स्पीड बॉस, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द जॉब। इसका काम क्या रहेगा कि काम जो है वो टाइमली और एक्यूरेट समय पर कंप्लीट हो, इस बात की इंश्योरिटी करे, इस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। गैंग बॉस का क्या काम है? जितनी भी मशीनें हैं, टूल्स हैं, उनको रेडी रखे फॉर द ऑपरेशंस बाय द वर्कर्स। रिपेयर बॉस, टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ द मशीन्स एंड टूल्स। और रिपेयर बॉस का काम है जो भी मशीन है, टूल्स है, जिसमें किसी प्रकार की कोई टूट फूट है तो उनको प्रॉपरली रिपेयर करे और रिपेयर करके उस काम को, उनके लिए टूल मशीन को प्रॉपर तरीके से रखे। इंस्पेक्टर, टू चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क, काम की क्वालिटी को चेक करना इसका जो है बेसिक पर्पज रहेगा। अंडर द एग्जीक्यूशन फंक्शन, काम जो है एज पर द स्टैंडर्ड्स, एज पर द क्वालिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निक में स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर बेंचमार्क्स which must be adhered during the production process and the standards were set of for every business activity. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स, टाइम एटसेट्रा हम ये सब शामिल करके चलते हैं। अंडर द स्टैंडर्डाइजेशन हम देखते हैं कि हमारी प्रोसेस जो है वो उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का रहेगा, टाइम कितना लगेगा, इन सब के लिए हम स्टैंडर्ड से डिटरमाइन करके चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क आर टू रिड्यूस ए गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप्स, sizes and characteristics, to establish standards of excellence and quality in materials, to establish standard of performance of man and machines, to establish interchangeability of manufactured parts and products। हम इन सब के लिए इस स्टैंडर्डाइजेशन जो टेक्निक है उसका जो ऑब्जेक्टिव हो क्या है कि भाई जो गिवन लाइन है या प्रोडक्ट है उसके फिक्स टाइप हो, साइज हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हर काम जो है क्वालिटी का हो, जो मैन और मशीन है उनके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हो, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकें। और मैन्युफैक्चर पार्ट और प्रोडक्ट जो है उनको प्रॉपरली हम इंटरचेंज कर सकें, इतनी एबिलिटी हम जो है वर्कर्स में डेवलप कर पाए। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सरलीकरण, बिल्कुल सिंपल बना देना काम को। ऑफ वर्क इज ए टेक्निक टू एलिमिनेट सुपरफ्लुअस एक्टिविटीज, जो अननेसेसरी है, जरूरत की नहीं है, उन एक्टिविटीज को, उन वेराइटीज को, उन साइजेस को, उन डायमेंशंस को रिमूव करना, किसकी? प्रोडक्ट की। इट लीड्स टू रिड्यूस्ड इन्वेंटरीज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीज टर्नओवर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑल्सो। और ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो मदद करती है किस चीज में? जो अननेसेसरी वेराइटीज हैं, साइजेस हैं, डायमेंशन है प्रोडक्ट के, उनको रिमूव करने में, इन्वेंटरीज को कम से कम खराब होने में, और they also helpful for making the full utilization of equipment, मैन मशीन मशीनरी जो भी हमारे पास अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में और टर्नओवर को बढ़ाने में एट मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा टेक्निक है मेथड स्टडी। अंडर द साइंटिफिक टेक्निक मेथड स्टडी क्या बताती है हमें? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, यानी कि हम काम को किस बेस्ट मेथड से कर सकते हैं, इस चीज को जो है हमें मेथड स्टडी बताती है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूव द क्वालिटी एंड मैक्सिमाइजिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। ये इसमें भी मदद करती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो कम से कम आए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़े और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़े। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। फॉर एग्जांपल, फॉर डिजाइनिंग ए कार, assembly line production would entail deciding the sequence of operations, place of man, machines, raw materials, etc. And all this is the part of method study. ये particularly क्या हमारा method study का part है। नेक्स्ट स्टडी है हमारी मोशन स्टडी। इससे पहले हमने मेथड स्टडी में क्या पढ़ा कि हमें बताता कि बेस्ट वे कौन सा काम करने का, ये कम से कम जो है ना लागत पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने में मदद करता है, क्वालिटी को बढ़ाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, और साथ ही साथ ये बताता है कि काम का एक सिस्टमेटिक वे क्या होगा। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बेसिकली रिलेटेड द मूवमेंट्स ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज वर्क।
It is a technique to study the movements like lifting, putting objects, sitting and changing positions, etc., which are undertaken while doing a well defined job. जब हम well defined job को करते हैं, काम को करते हैं, तो उस दौरान हमारी lifting, putting objects, sitting, changing position, इस प्रकार की जो मूवमेंट्स है उनको स्टडी करने की एक टेक्निक है. द मूवमेंट कुड बी प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल और अनप्रोडक्टिव. और जो ये मूवमेंट्स होती है वो ऐसी भी हो सकती हैं जो प्रोडक्टिव हो, ऐसी भी हो सकती है जो इंसिडेंटल हो, ऐसी भी हो सकती है जो अनप्रोडक्टिव हो. तो इन मूवमेंट्स का अध्ययन करना, स्टडी करना ही मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है. मोशन स्टडी हमें हेल्प करती है, सीक्स टू एलिमिनेट, हटाने में, रिमूव करने में, अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट ए जॉब एफिशिएंटली, ताकि हम काम को कम से कम समय में जो है पूरा कर सकें. टेलर यूज स्टॉप वॉचेज एंड वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट मोशंस. थ्रू मोशन स्टडी, Taylor was able to design suitable equipment and tools to educate workers on their use. In recent times, videography can be used to identify the different types of motions and movements. So this is all about the motion study, जो मदद करती है किसमें, unnecessary और wasteful movements को remove करने में. इसका main objective क्या है? To study the movements like lifting, putting objects, sitting, changing position and etc. etc. Next है हमारी time study. Time study basically related to the time of the completion of a job. It is a technique to determine the standard time taken by worker of reasonable skill and efficiency to perform a well-defined job. ये बेसिकली किससे संबंधित है? स्टैंडर्ड टाइम से संबंधित है, एक वर्कर के जो कि रीजनेबल स्किल्स के साथ, एफिशिएंसी के साथ किसी वेल डिफाइंड जॉब को करता है और कितने समय में करता है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाए, उससे ये रिलेटेड है. The objective of time study is to determine the number of workers to be employed and frame suitable incentive schemes and determines labor cost. जो इसका ऑब्जेक्टिव है टाइम स्टडी का वो क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स की डिटर्मिनेशन, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की हमें रिक्वायरमेंट है काम करवाने के लिए, उनके लिए एक सुटेबल हम जो है इंसेंटिव स्कीम्स प्लान तैयार कर सकें, उनकी लेबर कॉस्ट क्या होगी इस बात का डिटर्मिनेशन कर सकें. सो टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, for example, stopwatch are used for each element of a task and the standard time is fixed for the whole task by taking several readings and observations. और अंडर दिस टाइम स्टडी हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने के लिए किसी एक काम को बार बार काफी बार ऑब्जर्व करते हैं ताकि उसके लिए एक्यूरेट एक स्टैंडर्ड जो है वो डिटरमाइन कर सकें सभी के लिए, जो उतने समय वो काम सभी के द्वारा कंप्लीट किया जा सके. नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल देखते हैं छोटा सा. ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशंस इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर्स टू मेक one lunch box is 30 minutes and so in 1 hour he or she will make 2 lunch boxes. अगर 30 मिनट में हम एक लंच बॉक्स बना पाते हैं तो इसका मतलब है पार्टिकुलरली 1 घंटे में हम 2 लंच बॉक्स बना पाए. Assuming that a worker works for 8 hours per day, so and deducting 1 hour for the rest and lunch, so it having the total working hours 7 work hours, or in a 7 working hours a worker should make at least 14 boxes at the rate of 2 boxes per hour. Now this is the standard task a worker has to do. तो ये हमने एक स्टैंडर्ड टास्क बना दिया उनके लिए कि अगर 1 घंटे में एक बॉक्स बनाने में आपको 30 मिनट लगती है तो 1 घंटे में कम से कम आप 2 बॉक्स बना सकते हो. टोटल 8 घंटे यदि आप काम करते हो जिसमें 1 घंटा आपका रेस्ट का है तो उसको हटाने के बाद आप 7 घंटे में कम से कम 14 बॉक्सेस तो जरूर बनाएंगे. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क ए वर्कर हैज टू डू एंड वेजेस कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली. दिस मेथड ऑफ टाइम स्टडी will depend upon volume and frequency of task and the cycle time of the operation and the time measurement cost. तो इसमें जो मेथड ऑफ टाइम स्टडी है वो किन किन 3 चीजों पर डिपेंड करती है? एक तो काम क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, दूसरा समय कितना लगता है उस काम को पूरा करने में, तीसरा उसकी लागत कम से कम कितनी आती है इन द फॉर्म ऑफ टाइम. नेक्स्ट है हमारी फटीग स्टडी. फटीग स्टडी हमें क्या बताती है? फटीग का मतलब होता है थकावट, कि भाई काम करते करते जो व्यक्ति थक जाता है तो उसके अगेंस्ट हम इस स्टडी को देखते हैं कि भाई एक व्यक्ति को कितना हमें रेस्ट इंटरवल देना चाहिए, कि उसके रेस्ट इंटरवल का कितना समय रखना चाहिए ताकि वो अपने दिन भर के काम को
करने के दौरान एक रेस्ट ले सके और दोबारा से फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, फुल एनर्जी के साथ काम कर सके। ए पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही सी डज नॉट rest while working. The rest intervals will help one to regain stamina and work again with the same capacity. तो एक पर्सन जो है वो बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली कि भाई अगर कोई व्यक्ति लगातार काम करता है तो वो मेंटली भी थक जाता है और फिजिकली भी थक जाता है और जरूरत है उसको एक रेस्ट की। अगर उसको रेस्ट नहीं दिया जाएगा तो दोबारा से वो अपनी फुल एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएगा। सो दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। यदि हम फटीग स्टडी को अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। और इस स्टडी के दौरान हम ये देखते हैं कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या ऑफ रेस्ट इंटरवल उनको देने चाहिए इन कंप्लीशन ए टास्क। फॉर एग्जांपल, आइए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली इन ए प्लांट वर्कर टेक प्लेस इन 3 शिफ्ट्स ऑफ 8 hours each. Even in a single shift, a worker has to be given some rest interval to take his or her lunch, etc. If the worker involves heavy manual labor, and then small pauses have to be frequently given to the worker so that he or she can rechange or recharge his or her energy level of optimum contribution. So there can be many causes for fatigue like long working hours, doing unsuitable work, having uncordial relations with the management or boss, or bad working conditions, etc. Such hindrances in a good performance should be removed. अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो इस प्रकार के हिंड्रेंसेस को हटाना चाहिए। दीज आर द मेजर कॉजेज फॉर द फटीग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्कर। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ये बेसिकली फोकस करती है on the efficient workers and non-efficient workers पर। It is a technique which differentiate between the efficient and less efficient workers. It rewards the efficient workers and motivates the less efficient ones to improve their efficiency. In this plan, there are 2 piece rates, one for those workers who produce the standard output and or more, and the other for those who produces less than the standard output. Example, standard output per worker per day should be 100 units. ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे माना है और वेज रेट फिक्स कर दी दो। एक तो ₹4 पर यूनिट जो कि 100 या 100 से ज्यादा यूनिट प्रिपेयर करेगा। एक वेज रेट फिक्स कर दी ₹3 जो 100 से कम यूनिट प्रिपेयर करेगा। sorry, now let us check the differences between the टू वेज रेट उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है वर्कर्स की एफिशिएंसी पर, और किस प्रकार से हम एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट वर्कर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एफिशिएंट वर्कर को और ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और नॉन एफिशिएंट वर्कर को एटलीस्ट स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। मान लेते हैं वर्कर ए ने 101 यूनिट प्रोड्यूस की और वर्कर बी ने 99 यूनिट प्रोड्यूस की। टोटल अगर हम वेजेस देखें वर्कर ए की तो 101 रुपए के हिसाब से उस 101 यूनिट पर 4 रुपए के हिसाब से उसको 404 रुपए मिलते हैं, जबकि वर्कर बी को 99 यूनिट पर 3 के हिसाब से 297 रुपए मिलते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए डिफरेंस तो केवल 2 यूनिट्स का है, 99 और 102, जबकि वेजेस में देखा जाए तो 107 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 404 माइनस में 297। So according to Taylor, this loss of ₹107 should be enough for the inefficient worker B to be motivated to perform better. That's why this technique is to be utilized nowadays very much popularly in the organization. And this is all about your techniques of the scientific management. मैं एक बार रिवाइज कर दूं टेक्निक्स के नाम ताकि आप उनको अच्छे से देख पाएं, एंड व्हाट आर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, उनके नाम एक बार देख लेते हैं ताकि क्विक रिवीजन हमारे साथ हो सके। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने पढ़ा, साइंस नोट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, and the development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity. Under the scientific techniques हम लोगों ने पहली टेक्निक पढ़ी फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरी पढ़ी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरी हमने पढ़ी मेथड स्टडी, नेक्स्ट वन हमने पढ़ी मोशन स्टडी, एंड देयर आफ्टर हमने पढ़ी फटीग स्टडी एंड टाइम स्टडी। ये 2 टेक्निक्स हमने डिस्कस की और आखिरी में हमने डिस्कस किया डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम को। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट
तो इसमें टोटल जो है 2 पॉपुलर जो है ना, हमने ऑथर्स के बारे में, 2 पॉपुलर स्कॉलर्स के बारे में जाना, एक तो एंड्रयू फ्योल, दूसरा एडब्ल्यू टेलर, और किस प्रकार से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स दिए उनके बारे में हमने देखा। तो दिस आई होप कि आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप जो है वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एटलीस्ट गिव योर कमेंट्स कि आपको मैं और कैसे बेहतर तरीके से क्लास प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।